आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, एजुसेट प्रसारण सेवा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं सुनीता, प्रवक्ता भूगोल, विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से आज आपके लिए लेकर आई हूँ 12th क्लास का ज्योग्राफी का टॉपिक। और आज थ्योरी से नहीं बल्कि हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिकल का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है आंकड़े, स्रोत और संकलन। सबसे पहले हम चलते हैं कि आंकड़े क्या हैं और इसमें क्या करना है। उससे पहले हम जानते हैं कि हम ये चैप्टर क्यों करें। प्रैक्टिकल में, प्रयोगात्मक भूगोल में हमारा ये पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों। प्रैक्टिकल हमारा 20 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें रिटन क्वेश्चन, 3 रिटन क्वेश्चन होते हैं, वाइवा होता है और प्रैक्टिकल नोटबुक जो बनती है, प्रैक्टिकल कॉपी, उसके मार्क्स इंक्लूड होते हैं, तभी हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। तो इसीलिए हमें ये करना भी है और हमें समझना भी है कि ये क्या होते हैं। तो हमें ये चैप्टर क्यों करना है, आंकड़े, स्रोत और संकलन। आंकड़े क्या होते हैं, कैसे इनका संकलन किया जाता है, कहाँ से ये एकत्रित किए जाते हैं, कहाँ से हमें आंकड़े मिलते हैं और ये किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्यों हम इनका संकलन करें, क्या होते हैं आंकड़े, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। क्योंकि सभी प्रकार का खेल आंकड़ों पर ही रहता है। चाहे हम कुछ भी अध्ययन करें, कहीं भी चले, मान लो हमने ये देखना है कि कोविड-19 के दौरान हमारे स्कूल कब बंद हुए, तो आपका सीधा सा आंसर क्या होगा, 19 और 20 मार्च से बंद हो गए। तो 19 और 20 मार्च क्या है, कितने दिन हो गए स्कूल बंद हुए। आपका सीधा सा कैलकुलेशन के बाद आंसर होगा 6 मंथ हो गए जी। 30 × 6 180, लगभग इतने डेज हो गए। तो हम किसमें, किसी भी चीज की गणना किसमें करते हैं, आंकड़ों के रूप में, संख्याओं के रूप में करते हैं। तो इन सभी संख्याओं को हम कैसे एकत्रित करते हैं, क्यों एकत्रित करते हैं, क्या इनकी उपयोगिता है, कैसे ये विभिन्न प्रकार की गणनाओं में, तुलनाओं में हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए हम आज ये चैप्टर करेंगे, आंकड़े, स्रोत और संकलन। क्लियर? तो आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो अपनी नोटबुक और पेन निकालिएगा और साथ साथ करना शुरू करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में बच्चों हमें साथ साथ ही काम करना होता है, तभी हम कर पाते हैं, अदरवाइज पिछड़ जाते हैं। तो ये तो था हमारा इस चैप्टर को करने का उद्देश्य। अब हम इसमें क्या करेंगे, किन विषयों पर चर्चा करेंगे, किन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जानेंगे, तो वो सब टॉपिक कौन से हैं, तो देखते हैं वो कौन से हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, परिचर्चा के मुख्य बिंदु। आंकड़े क्या है, आंकड़ों की आवश्यकता क्यों है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है, आंकड़ों के स्रोत, आंकड़ों का सारणीयन, वर्गीकरण, आंकड़ों का प्रक्रमण, आवृत्ति वितरण सारणी, आवृत्ति बहुभुज और औजाइव, ये क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्यों इनकी हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारे आज के इस परिचर्चा के मुख्य बिंदु रहेंगे। तो हम अपने पहले स्टेप की ओर फॉरवर्ड करते हैं। पहला क्या है हमारा, आंकड़े। अभी हम बात कर रहे थे, अभी मैं आपको कहूं कि बेटा हमने 5 मिनट्स तक ये सम करना है, 5 मिनट के बाद हमने ये करना है, 40 मिनट्स के चैप्टर को हमने ऐसे ऐसे डिवाइड करना है। तो हमने क्या कहा, ये तो नहीं कहा कि थोड़ी देर तो एक के लिए 10 मिनट थोड़ी हो सकती हैं, एक के लिए 15 मिनट्स भी थोड़ी हो सकती हैं और एक के लिए 2 मिनट्स थोड़ी हो सकती हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो हमें वो सूचना किस में एकत्रित करनी पड़ती है, मात्राओं के रूप में, संख्या के रूप में। तो आंकड़े क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इन्हीं संख्याओं को ही तो हम आंकड़े कहते हैं। अगर हमें किसी अक्षेत्र के सच्चे प्रारूप का अध्ययन करना है कि वहां का सच्चे प्रारूप कैसा है, तो हम क्या करेंगे, वहां का कुल क्षेत्रफल कितना है, वर्ष में कितनी फसलें ली गई, 1 या 2, वहां पर वर्षा कितनी होती है, कितने महीनों तक वर्षा होती है, किस प्रकार के बीज प्रयोग में लाए जाते हैं, आदि आदि विभिन्न तत्वों का अध्ययन हम मात्राओं के रूप में एकत्रित करते हैं। फिर उसको हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं,
किसकी सहायता से? मात्रात्मक सूचनाओं के आधार पर। तो किसी भी विषय के बारे में प्राप्त मात्रात्मक तथ्यात्मक सूचनाएं, मात्रात्मक तो है, संख्यात्मक तो है, लेकिन कैसी? तथ्यात्मक, वास्तविकता पर आधारित सूचनाओं को हम आंकड़े कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। नोट डाउन कर ले। आंकड़े क्या होते हैं? किसी भी विषय के बारे में प्राप्त मात्रात्मक सूचनाओं को, तथ्यों को, मात्रात्मक सूचनाओं को, तथ्यों को हम क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। उसको हम क्या कहते हैं? आंकड़े। अब नेक्स्ट हम फॉरवर्ड करते हैं, फिर इनकी आवश्यकता क्यों है? शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि किसी भी प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करने के लिए, कोई भी कैलकुलेशंस करने के लिए, गणनाएं करने के लिए, कोई निष्कर्ष निकालने के लिए, सभी के लिए हमें किस पर निर्भर रहना पड़ता है? मात्रात्मक सूचनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यही मात्रात्मक सूचना यानी आंकड़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। हमें किसी अक्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करना है। ओके, तो मैं आपको कहूंगी बेटा इस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या, तो आप मुझे कैसे आंसर देंगे? बताइएगा। इतने करोड़ है जी, इतने लाख है जी, उसी में देंगे ना। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच अनुपात निकालेंगे। मान लो हम अपने इंडिया का ले, 887 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 827 है। जनसंख्या कितनी है? लगभग 131 करोड़ है जी। पहले 123 थी, 21 करोड़ थी जी। तो ये क्या है? सूचनाएं हैं। तो इनके आंकड़ों के माध्यम से ही हम डाटा एकत्रित करते हैं, गणनाएं करते हैं, मानचित्र बनाते हैं, आलेख और आरेखों का निर्माण करते हैं। जो मानचित्र, आरेख भूगोलवेत्ता का प्रमुख औजार होता है। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार की गणनाएं, जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आपका क्या आंसर होगा? बहुत ज्यादा जी? नहीं, दिस इज नॉट परफेक्ट। तो हमें उसके लिए लिमिट चाहिए। तो वो क्या लिमिट है, क्या फैक्ट है? 8848 मीटर है जी। ठीक है। हमारी तटरेखा की लंबाई कितनी है? 15,000। टोटल मिला दे तो 15,600 किलोमीटर है जी। कुल मिला के कितनी है जी? कितनी बंदरगाहें हैं? 8, 10, 5। तो इन सभी गणनाओं के लिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि आंकड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आंकड़ों की आवश्यकता मानचित्र बनाने के लिए, अनेक प्रकार की गणनाएं करने के लिए, तुलना करने के लिए। नोट डाउन करिएगा साथ साथ। किसके लिए? तुलना करने के लिए, गणनाएं करने के लिए, मानचित्र बनाने के लिए, आरेख और आलेखों की रचना करने के लिए, रेखा चित्रों की रचना करने के लिए। इन सभी कार्यों के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? आंकड़ों की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया? तो अब हम आगे की ओर फॉरवर्ड करते हैं। शायद ये आपको समझ आया होगा, बहुत ध्यान से करना, क्योंकि हम फिर बाद में इसी पर आएंगे। ठीक है। फिर है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों को प्रस्तुत कैसे किया जाता है, किस रूप में आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। अगर हमने आंकड़े देख लिए, मान लो हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, नोट डाउन करते रहना, हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं और हम ये कहते हैं कि भूगोल विषय में प्राप्तांक विद्यार्थियों के कितने कितने आए, इंग्लिश में कितने आए हैं, मैथ्स में कितने हैं, सोशल स्टडीज में कितने हैं, इकोनॉमिक्स में कितने हैं, हिंदी में कितने कितने हैं। बहुत सारे आंकड़े हो गए। तो क्या हम हर बच्चे के मान को याद रख सकते हैं? बताइएगा, रख सकते हैं? शायद नहीं। यस, आप भी वही सोच रहे हैं प्यारे बच्चों जो मैं कह रही हूं। बिल्कुल, बहुत लंबी आंकड़ों की श्रृंखला हो जाती है तो उनको याद रखना संभव नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उनको व्यवस्थित करते हैं, सिस्टेमैटिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग विशेषताओं के आधार पर उनको ग्रुप्स में बांट लेते हैं। फिर उनकी सहायता से हम आरेख या आलेख ड्रॉ करते हैं।
जैसे दंड आरेख बना दिया, लाइन ग्राफ बना दिया, कहीं पाई डायग्राम बना दिया, कहीं हमने तुलना करने के लिए, माध्य निकालने के लिए औजारी की सहायता ली, तो हम अलग अलग ढंग से उनको प्रस्तुत करते हैं ताकि वो हमें याद भी हो जाए और उनसे तुलना करना, निष्कर्ष निकालना, अन्य विधियों में उन्हें ढालना, किसी विश्लेषण पर, सामान्यीकरण पर पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं अलग अलग ढंग से। तो आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण और विभिन्न प्रकार की सारणियों में ढालना आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहलाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम अगले सब पार्ट की ओर बढ़ते हैं। वो सब पार्ट हमारा क्या है, आंकड़ों के स्रोत। तो आंकड़ों के कौन से स्रोत हैं? स्रोत का मतलब आंकड़े हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो बताइएगा कहाँ कहाँ से। यस, शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आंकड़े हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? हम बुक से भी ले लेते हैं, यस, न्यूज़पेपर से भी लेते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, आपने जनगणना के लिए जब लोग आते हैं घरों में, वो भी आंकड़े एकत्रित करते हैं ना? पूछते होंगे आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, मुखिया कौन है, क्या काम करते हैं, कितनी इनकम है ना? तो वो क्या है, वो भी आंकड़े एकत्रित करते हैं। तो जहां से हम आंकड़ों को लेते हैं, ये क्या होता है, उनका स्रोत। तो स्रोत के आधार पर प्यारे बच्चों, हम आंकड़ों को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। कितने पार्ट्स में बांटते हैं? 2 में। कौन कौन से? प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। नोट डाउन करना। मुझे उम्मीद है कि आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि प्रयोगात्मक भूगोल में जब तक आप साथ साथ काम नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आपको साथ साथ करते रहना है, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब प्राथमिक मतलब प्रथम बार जो आंकड़े पहल प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, संकलित किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, जी हाँ, उनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े। बहुत अच्छे। तो अब देखो, प्राथमिक आंकड़े हम कैसे कैसे संकलित करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे संकलित करते हैं। मान लो मुझे किसी पर्पस के लिए कोई आंकड़े एकत्रित करने, मुझे ये देखना है कि मेरे स्कूल की विभिन्न क्लासेस में, अलग अलग कक्षाओं में कितने कितने बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं और किस एज ग्रुप के हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, स्वयं क्लासेस में जाऊंगी या वहां पर रजिस्टर लूंगी। तो जब मैं स्वयं क्लासेस में जाती हूँ और देखती हूँ, तो मैं ये क्या करती हूँ, खुद देखकर एकत्रित कर रही हूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रक्षेपण विधि, यानी प्रक्षेपण के द्वारा या ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन, प्रक्षेपण या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो ये क्या हो गए? प्राथमिक आंकड़े। उसके बाद अब हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, साक्षात्कार। हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, उससे हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? साक्षात्कार। प्रश्नावली, कुछ क्वेश्चंस हम देते हैं और उन क्वेश्चंस की एक क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली तैयार करते हैं, उससे हम डाटा लेते हैं। जैसे हमारी 12th क्लास में लोकल सर्वे है, स्थानीय सर्वेक्षण है। तो जब हम फील्ड में सर्वे के लिए जाते हैं प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं? क्या ऐसे ही चले जाते हैं? नहीं, पहले हम एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हैं कि हमें क्या क्या पूछना है। मकान नंबर क्या है, कितने मेंबर हैं, मुखिया कौन है, उसकी एज क्या है, मम्मी की एज क्या है, टोटल मेंबर कितने हैं, पुरुष कितने हैं, स्त्री कितनी है, बच्चे कितने हैं, किस किस लेवल में पढ़ते हैं, क्या जॉब करते हैं, जॉब में कितनी सैलरी मिलती है, अगर खेती करते हैं तो कितने एकड़ जमीन है। तो ये सब हम पहले क्या तैयार करेंगे? उस समय तो हमें कोई बताएगा नहीं, हमें याद भी नहीं रहेगा। तो हम पहले क्या तैयार करते हैं? प्रश्नावली, अनुसूची, ये तैयार करते हैं और इनके माध्यम से हम आंकड़े एकत्रित करते हैं। तो ये कौन कौन से हुए हमारे?
बाय ऑब्जर्वेशन या प्रक्षेपण से, साक्षात्कार के द्वारा, प्रश्नावली या अनुसूची के द्वारा, कुछ अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। अन्य स्रोत जैसे सेंसस के जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं जनगणना के, वो भी यही होते हैं। सरकार कुछ डाटा कलेक्ट करवाती है तो वो किस में आएगा? प्राथमिक आंकड़ों में। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा प्राथमिक आंकड़े। अब द्वितीयक आंकड़े कौन से होते हैं? अब चलिए, अब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेकर चले कि मैंने क्लास की स्टडी करनी है, स्कूल में कितने बच्चे हैं, क्या लेवल है। तो अगर मैं खुद जाकर करती हूँ तो वो क्या हो गए? प्राथमिक आंकड़े। लेकिन अगर मैं जाकर ऑफिस में प्रिंसिपल से मिलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर या मैम मुझे इस पर्पज के लिए और ये डाटा चाहिए स्कूल का, तो प्लीज आप रजिस्टर प्रोवाइड करा दीजिए, तो वो मुझे रजिस्टर दे देते हैं और मैं रजिस्टर से डाटा कलेक्ट कर लेती हूँ। तो वो क्या हुए? प्राथमिक हुए या द्वितीयक हुए? पहले किसने रजिस्टर में डाटा एंटर किया? क्लास इंचार्ज ने। स्कूल का रिकॉर्ड है, मेरे द्वारा ली गई ऑन रिक्वेस्ट, तो वो क्या था? द्वितीयक आंकड़े। क्या हो गए? द्वितीयक आंकड़े। तो जो प्राप्तकर्ता के द्वारा स्वयं प्राप्त नहीं किए जाते बल्कि पहले से ही प्रयुक्त आंकड़ों को अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़े। क्या कहते हैं उनको हम? द्वितीयक आंकड़े। जैसे हम टेबल यूज करते हैं, उसके नीचे लिखा होता है ना, हम अपनी बुक भी पढ़ते हैं, नीचे लिखा होता है सोर्स या स्रोत। जैसे लिखा हुआ है सेंसस ऑफ इंडिया से लिखा हुआ है, टाइम्स इंडिया से, मैगजीन से लिए गए हैं, तो वो हमारे आगे द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़ों के अनेक स्रोत हैं जिनको हम प्रकाशित, अप्रकाशित कहते हैं। सरकार भी प्रकाशित करवाती है, अर्ध सरकारी आंकड़े भी होते हैं, मैगजीन से, बुक से, किसी न्यूज़पेपर से, किसी के द्वारा पहले से प्रयुक्त किए गए आंकड़े, वो सारे किसमें आते हैं? द्वितीयक आंकड़ों में। तो अभी क्या देखा हमने कि आंकड़े कहां से एकत्रित किए जाते हैं, उनका स्रोत क्या है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं, चलो इमेजिन करो ऐसे ऐसे हैं, तो ये तो दो तो हमारे वे स्टैंडर्ड आंकड़े, इसके अलावा एक और भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल डाटा, यानी काल्पनिक आंकड़े, जो हम केवल स्थानीय उद्देश्यों के लिए कुछ अपनी इमेजिनेशन से, केवल ये समझाने के लिए, कैलकुलेशंस के लिए हम वो आंकड़े ले लेते हैं। तो ऐसे आंकड़ों को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल डेटास। क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल डेटास। तो आपने नोट डाउन किया होगा, ये हमारा यहाँ नेक्स्ट पार्ट था जो सम हुआ। तो एक बार हम यहीं पर रिकैप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए आप बताएंगे कि आंकड़े हमें कहां कहां से प्राप्त होते हैं, आंकड़ों के स्रोत क्या हैं? यस, बिल्कुल सही, दो स्रोत हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अच्छा, अब ये बताओ, जो आंकड़े आपने मान लो किसी क्षेत्र में वर्षा के आंकड़े एकत्रित करने हैं, आप ये देखना चाहते हो कि हरियाणा के विभिन्न जिलों में वर्षा कितनी होती है, और आप खुद जाते हो वेदर डिपार्टमेंट वालों के पास, वेदर डिपार्टमेंट ऑफिस में, और आप वहां से वो डाटा लेते हो, रेनफॉल इस महीने में कितनी हुई, इसमें कितनी हुई, तो वो कैसे आंकड़े हुए बताइए? प्राथमिक या द्वितीयक? जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, वो कैसे आंकड़े हैं? प्राथमिक आंकड़े। और अगर मैं आपको यहाँ पर ये दे दूं कि किताब में ये दिया हुआ है कि दिल्ली की मीन मंथली रेनफॉल इतनी है और इसकी सहायता से आपने ये निकालना है, और ये हमें डाटा सेंसस से लिए हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से लिए हैं, तो वो कैसे आंकड़े होंगे? अरे वेरी गुड, आप तो समझ गए, वो कैसे होंगे? द्वितीयक आंकड़े, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों, आंकड़ों का सारणीयन। सारणीयन क्या होता है? सारणीयन किसका? आंकड़ों का सारणीयन। जब बहुत ज्यादा आंकड़े दे रखे होते हैं, जैसे अब हम सर्वे करने चाहते हैं,
तो अभी हमने क्या कहा था, हम क्वेश्चन एयर बनाते हैं और उसमें बहुत सारे डाटा ले आते हैं। एक घर से इतनी सूचनाएं आ जाती है और हमने लगभग 50 घरों का सर्वेक्षण किया, उससे इतनी सूचनाएं आ गई। अब मैं आपको कहती हूँ कि बेटा आपने इनमें से शिक्षा का स्तर निकालना है तो उन आंकड़ों को अलग कर लो, ठीक है। कुल परिवार का साइज क्या है उसको अलग कर लो। बेटे आपने इनकम को कि किस किस व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय के आधार पर पाई डायग्राम से दिखाना है, तो आप उनको अलग कर लो, ठीक है। और मैं ये कहूं कि सीधे इनसे ये बना दो, तो क्या आपको समझ आ जाएगा? शायद नहीं, है ना, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आंकड़ों को हम सिस्टेमैटिक वे में, व्यवस्थित रूप में टेबल्स और कॉलम्स, टेबल बनाते, सारणी बनाते हैं, आंकड़ों को हम व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे मान लो एक में हमने क्या ले लिया, शिक्षा का स्तर, ठीक है। इसमें हम तीनों पार्ट ले लें भाई, ये यहाँ पर प्राथमिक, ये माध्यमिक और ये हायर सेकेंडरी, और नेक्स्ट हम ले लें सीनियर सेकेंडरी, और 5वें कॉलम में हम ले लेते हैं अन्य, अदर्स, ठीक है। अब हम इसमें लिख लें 0 से 4 के बीच में, 4 से 10 के बीच में, 4 से 10 तो नहीं आएगा, 0 से 2 आ गया, 2 से 4 आ गया, 4 से 6 और 6 से 7 या 6 से ज्यादा, मोर देन 6। अब हम इसको आसानी से कैलकुलेट, जो डाटाज हमने कलेक्ट किए उनकी सहायता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक परिवार, इतने परिवार हमने लिए टोटल 50, उनमें से प्राथमिक में कितने थे, 0 से 2 में, मतलब प्राथमिक में कितने थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, वो लिखने हैं यहाँ पर, अगले में ये लिखने। तो इस टाइप से हम उनको कैटेगराइज कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं सारणियां। क्लियर? तो आप नोट करें सारणी क्या होती है। आंकड़ों को क्रमबद्ध रूप में, व्यवस्थित रूप में, कॉलम्स और स्तंभों के, पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करना सारणी कहलाता है। और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कि कैसे व्यवस्थित किया उसको हम क्या कहते हैं, सारणीयन, ठीक है। सारणीयन प्रक्रिया है, तो उनको व्यवस्थित करना, रूप में ढाल देना, वो सारणी है। क्लियर? अब आंकड़ों के सारणीयन के बाद आता है प्यारे बच्चों आंकड़ों का प्रक्रमण। आंकड़ों को प्रक्रमित कैसे किया जाता है, उनको टेबल्स के रूप में कैसे फॉर्म किया जाता है, तो नेक्स्ट पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। वो कैसे फॉर्म किया जाता है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप नोट डाउन करिएगा साथ, एक कक्षा में नोट डाउन करो, भूगोल विषय में विद्यार्थियों के, भूगोल विषय में 30 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए, 30 की जगह हम छोटा ले लेते हैं थोड़ा सा, 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं, ठीक है। अब वो प्राप्तांक कैसे हैं, नोट डाउन करो, जैसे 20, 25, 27, 47, 45, 65, 62, 57, 43, 53, 22, 23, नोट डाउन करो कितना हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 23 के बाद हम लिखते हैं 26, 39, 40 और 63, 15, 20। आप काउंट करते कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 20, ठीक है। ये 20 स्टूडेंट्स के प्राप्तांक दिए हुए हैं। अब हमने इनकी सहायता से इनको प्रक्रमित करना है। अब इससे अगर मैं आपको कहूं बेटा निष्कर्ष निकालो कि 20 से 30 में कितने विद्यार्थी हैं, 40 से ऊपर कितने हैं, एवरेज क्लास की क्या रही,
तो शायद हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम ऐसे आंकड़ों की जो लंबी लंबी सारणी होती हैं, जो लंबी लंबी श्रेणियां लंबे काफी होते हैं, तो उनको हम वर्गीकृत कर लेते हैं, उनको सारणी बना लेते हैं। तो उस सारणी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हम बनाएंगे, ये आपको अभी प्रैक्टिकल में भी करना है। ये फर्स्ट शीट बनेगी, आवृत्ति वितरण सारणी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, बनाइए। कैसे बनानी है अब हम देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं आवृत्ति वितरण सारणी। आवृत्ति वितरण सारणी। जो भी डाटा दे रखे हैं हम उनको, ये पहला हमारा वही चल रहा है, परिक्रमित कर रहे हैं आंकड़ों को, आवृत्ति वितरण सारणी। तो जो भी आंकड़े हैं, पहले उसमें देखो हाईएस्ट फिगर कितना है हमारा 65, ठीक है, लोएस्ट कितना है हमारा 15। ठीक है, तो हमने जो रेंज लेनी, मतलब हमारे आंकड़े कहां से कहां तक है, इनकी रेंज या प्रेशर क्या है 15 to 65। तो लगभग इनमें कितना डिफरेंस आ गया बच्चों, बताइए, 0 और 50 का। यानी अगर हम 5 का गैप लेके बनाए या 10 का लेकर बनाए तो हमारे पास 4 वर्ग आ जाते हैं, क्लास आ जाती है। ठीक है, तो हम डिफरेंस लेकर चलते हैं 10 का, उसको हम क्या कहेंगे, क्लास। आंकड़ों को सीमाओं में बांधना क्लास या वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लास या वर्ग। तो ये प्राप्तांक आ जाएंगे हमारे यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। कहाँ तक है हमारे 65 तक, तो 60 से 70 तक। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें हम ऊपर लिख लिया हेडिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ क्लास या प्राप्तांक लिखोगे। आगे आपने लिखना है इसमें कच्चे आंकड़े, लिख सकते हो, नहीं तो सीधा ही आप बना भी सकते हो। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है आगे, टैली मार्क्स। आप साथ साथ करते रहना। टैली मार्क्स को क्या बोलते हैं? मिलान चिन्ह। नोट डाउन कर लेना बच्चों, मिलान चिन्ह। ये वाइवा के क्वेश्चन आते हैं। मिलान चिन्ह क्या होते हैं? जो छोटी छोटी सीधी रेखाएं होती हैं उनको मिलान चिन्ह कहते हैं। जो 4 के बाद एक को हम बांध देते हैं वर्टिकल लाइन के द्वारा। क्यों बांधते हैं? क्योंकि जब बार बार एक से ज्यादा यानी बहुत सारे ऐसे ऐसे हो जाते हैं तो काउंट करने में दिक्कत होती है, तो हम 4 के बाद ये बांध देते हैं। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, याद रहेगा ना टैली मार्क्स। और एक वर्ग में कितने आंकड़े आए उसको हम क्या कहते हैं बेटा? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया होगा? चलो अब देखते हैं कैसे बनेगी। चलो 0 से 10 में कोई है? नहीं है। 0 से 10 में तो रॉ यहां पर क्या हो गया 0। अब 10 से 20 में कौन सा है? यहां से लग जाओ। ध्यान रखना ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। कैसे कि जो निम्न सीमा है ये नीचे वाली सीमा होती है जिसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, ये अपर लिमिट होती है। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस जो आता है वो होता है वर्ग अंतराल। क्या होता है? वर्ग अंतराल। और अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जैसे 10 जमा 20 और 2 से डिवाइड कर दो तो 30/2, ये कितना आ गया 15। ये क्या आ गया? मध्य मूल्य। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मध्य मूल्य। ये आगे आगे हमें निकालना होगा। और जब हम आंकड़ों को लिमिट्स में, सीमाओं में बांध देते हैं, निश्चित कर देते हैं उनकी सीमा को, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग या क्लास। ठीक है, नीचे वाली सीमा इनमें इंक्लूड है सभी में, ऊपर वाली इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसको अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। यानी 0 से 9 तक इसमें है, 10 से 19 तक यहाँ है। ठीक है,
इसी का एक रूप होता है बच्चों समावेशी श्रेणी। जैसे इसको अगर मैं लिख दूं 0 से 9, 10 से 19 और 20 से 29, 30 से 39, तो ये हमारा क्या आ गया, लोअर बी अपर बी दोनों लिमिट इंक्लूड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समावेशी यानी इंक्लूसिव सीरीज, श्रेणी जिसमें दोनों ही लिमिट शामिल होती है। ठीक है, बहुधा हम इसी का प्रयोग कर लेते हैं, तो इसको आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, चलिए 10 से 20 में कितना, पहला एक आ गया 20, यहां सीधा आप ये भी लिख सकते हो। उसके बाद 20 के बाद आगे चलते चलो, 10 से 20 में 15 आ गया, 20 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, तो 1 2 3, आवृत्ति इसकी कितनी होगी 0, ये कितनी हो गई 3। अब आगे देखो 20 से 30 में कितना आ गया 1, 25 लिखते चलो, 27, फिर कितना आ गया 22, फिर कितना है 23, आगे कितना आ गया 26, और उसके बाद 20, देन 27। अब काउंट करो 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 और 7, तो अब कितनी हुई ये काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी कौन सा वर्ग है, 30 से 40, तो 30 से 40 में देखते चलो, यहां नहीं है, एक आ गया 39, 40 इसमें नहीं आएगा, अगले में जाएगा, ये ऑलरेडी आ चुके हैं, ये भी 39 है, तो ये कितनी होगी 1 और 2। 40 से 50 में कितना है, अब हम 1 2 लिखते चलो, 47 45, फिर कितना है 43, उसके बाद 40 और बस कितने हैं 4, 1 2 3 4, तो ये कितनी हो गई 4। नेक्स्ट क्या है हमारा 50 to 60, चलो 50 to 60 देखते हैं। 50 to 60 में 1 2, 57 53, आगे कितना है, ये ऑलरेडी हमारा जा चुका है। ओके, तो इसमें कितने आ गए 1 2। ठीक है, अब आ गया 60 to 70, 60 to 70 में 1 65 हो गया, 62 हो गया, उसके बाद 63, तो कितने हो गए 1 2 3। अब इनको टोटल करते हैं। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी बन गई आवृत्ति वितरण सारणी। यही टेबल पे आपने कॉपी में बनानी होती है प्रैक्टिकल में, और जो रिटर्न पेज होता है बच्चों उस पे हमने लिखना है आवृत्ति वितरण सारणी क्या है। वह सारणी जो आंकड़ों को व्यवस्थित करती है और आवृत्तियों के साथ उनके वितरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, क्लास क्या होती है, आंकड़ों को जब हम सीमाओं में बांध देते हैं तो उसको क्लास कहते हैं। कच्चे आंकड़े जो शुद्ध फॉर्म में नहीं होते, टैली मार्क्स या मिलान चिन्ह आवृत्तियों को काउंट करने की विधि होती है, 4 के बाद 1 को बांध देते हैं। आवृत्ति क्या होती है, किसी वर्ग विशेष में आने वाले मदों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्लियर हुआ होगा। अब इसी को हम जोड़ लेते हैं, 7 और 3 10, 12 16 18 और 3 कितना हो गया 13, 20 दो बार ले लिया, ये हमारा हो गया यहाँ पर 20। हाँ, ये इसमें 3 आएगा, ये हमने 42 टाइम ले लिया, 10 12 15 2 17 और 3 20, तो हम 20 ही आंकड़े लेकर चले थे और कितने हो गए 20। तो यहां से हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि हमने सही किया है या गलत। इज इट क्लियर? ओके, तो ये आपकी फर्स्ट शीट थी जो आपने बनानी है। ओके, अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्या था बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, आवृत्ति बहुभुज। इससे पहले हमें देखना है कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है और क्यों प्रयोग में लाई जाती है। तो इसी में कर लेते हैं हम, उसको बोलते हैं संचयी आवृत्ति।
क्यों, क्या है, पहले ये देखते हैं क्या है। एक वर्ग की सीमा को दूसरे वर्ग की आवृत्ति में जोड़ते चले जाते हैं। जैसे 0 और 3, 3 हो गया, 3 और 7 ये जुड़ गई 10, 10 जमा 2 12 और 3 15, 15 और 2 17 और जमा 3 20। ये हमारा क्या आ गया, संचयी आवृत्ति। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है बच्चों, देखो हम यहां से चले, 0 से 10 है। अब 0 से 10 में कोई नहीं है, लेकिन 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 20 तक 3 के हैं, तो ये जुड़ता चला गया ना इसके साथ। अब कोई हमसे पूछता है कि 30 नंबर तक कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो कितनों की होगी, 10, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। जैसे हम यहां से चले तो यहां तक पहुंचे, फिर यहां तक, तो ये भी तो इसमें इंक्लूड है ना, तो ये जुड़ता, फिर यहां तक लास्ट तक जाते हुए ये सारा इसमें जुड़ता चला गया, तो ये टोटल आ गया, इसलिए हम इसको जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका संचयी हो गया। अब इसी से अगर हम आवृत्ति बहुभुज देखें तो वो क्या होती है। आवृत्ति बहुभुज से पहले हमें किसको ज्ञात करना होगा, आयत चित्र क्या होता है, और ये कैसे बार डायग्राम से। अब मैं कहूं कि ये आयत चित्र है, ये आयत चित्र है, तो आप कहोगे जी ये बार डायग्राम है। ठीक है, तो कैसे, आयत चित्र और बार डायग्राम में क्या अंतर है। आंकड़ों को दिखाने की सरल विधि है, तुलना आसानी से हो जाती है, इसलिए हम आयत चित्र का और बार डायग्राम का प्रयोग करते। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, बार डायग्राम में केवल बार की लंबाई नोट की जाती है, यानी ये चौड़ाई मायने नहीं रखती, लंबाई नोट की जाती है। लेकिन आवृत्ति आयत चित्र में चौड़ाई और लंबाई दोनों नोट की जाती हैं, ये भी लंबाई भी, यानी ये भी और ये चौड़ाई भी, ये बराबर होती है, चौड़ाई बराबर होती है सभी की और लंबाई भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, आयत चित्र द्विविमीय आरेख है, मतलब दो विमा है इसमें, द्विविमीय आरेख, लंबाई और चौड़ाई, जबकि बार डायग्राम दंड आरेख क्या है, एक विमीय आरेख है। समझ आया होगा आपको। तो अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ये आपकी दूसरी शीट होगी कि ये कैसे बनाना है, यही डाटा हम यूज करेंगे। ठीक है, कैसे बनाना है आवृत्ति बहुभुज। सबसे पहले कोई भी आप स्ट्रेट लाइन लो, जिसको हम ओरिजिन पॉइंट और इसको एक्स एक्सिस, अब इस पर 90 डिग्री का कोण एंगल बनाओ, वो आपका आ गया वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होता है इस पे हमने क्या करना है, स्वतंत्र चर लेना है, यानी ये 0 हो गया, इक्वल छोड़ेंगे हम, क्लास इंटरवल लेना है 0 से, ये 0, ये 10 हो गया आपका, यहां पर फिर बीच में इंटरवल छोड़ के 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ये आपका इंटरवल लेके हम चलेंगे। इधर हमने फ्रीक्वेंसीज देखनी है, कहां तक है, 20 तक, तो हम इसमें 5 की ले लेते हैं, 5, 10, 15, 2 की भी ले सकते हैं क्योंकि ये इक्वल आता है लगभग, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस टाइप से 2 की भी ले सकते हैं, 5 की भी ले सकते हैं। अब हमने देखना है 0 से 10 में कितना है, 0 से 10 में कोई नहीं है, नील है, तो ये आपका खाली रहेगा। 10 से 20 में कितना है, 3, तो 2 और 1, ये आपका आ गया 1। 10 से 20 में ये आ गया। उसके बाद आपका आता है 20 से 30 में कितना है, 7, 7 का आ गया। उससे अगले में आपका 10 है, 12 है,
इस टाइप से ये आपका क्या बन जाएगा, आवृत्ति आयत चित्र। ऊपर आपने लिखना है आवृत्ति बहुभुज क्या होती है, जब हम इनके मिड वैल्यूज को, मिड पॉइंट को ऐसे डॉट लगा देते हैं और फ्री हैंड लाइन से इनको मिला देते हैं ऐसे, तो ये आवृत्ति बहुभुज बन जाती है। इस लाइन को इस टाइप से जो बनेगी उसको हम कहते हैं आवृत्ति बहुभुज। नीचे आप लिखोगे वर्ग अंतराल यानी प्राप्तांक। हाइपोथेटिकल डाटा है इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। यहां आप लिखोगे आवृत्ति या विद्यार्थियों की संख्या की कितने कितने विद्यार्थी किस वर्ग में आए, ये लिख लिया। अब इसके बाद ऊपर लिखोगे आवृत्ति बहुभुज और ये आपका डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट पार्ट। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक सिंपल हमारा जस्ट छोटा सा पार्ट रह गया है, वो क्या है, औजाइव। औजाइव क्या होता है, औजाइव विशेषकर मध्य मूल्य ज्ञात करने के लिए काम में आता है। औजाइव हम दो विधि से निकालते हैं, इसको रब कर लेते हैं, लेस देन और मोर देन। औजाइव में दो अंतर हैं, आप नोट कर लेना। औजाइव, एक तो औजाइव में संचयी आवृत्ति दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है, संचयी आवृत्ति दिखाई जाती है। दूसरा, औजाइव मध्य मूल्य ज्ञात करने के लिए काम आता है। और तीसरा, औजाइव कमतर और अधिकतर, कमतर और अधिकतर दो विधियों के माध्यम से दिखाया जाता है। कमतर और अधिकतर दो विधियों के द्वारा दिखाया जाता है। तो अब हम इसमें हाइपोथेटिकल डाटा ले लेते हैं एक बार और फिर चलते हैं। थोड़ा सा हमें फास्ट करना होगा, ठीक है। और ये आपका मान लो हमने सारणी बनानी है। इसमें हम क्या करते हैं, कमतर पहले क्लास दी हुई है, कमतर में क्या आएगा, 20 से कम आवृत्ति दे रखी है हमें पहले। 20 से कम में संचयी आवृत्ति हमारे पास है, 20 से कम में है 3। उसके बाद आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये 25 से कम में आपकी है 5। फिर आपकी आती है 30 से कम, 30 से कम में है 6। उसके बाद 35 से कम है बेटा, 35 से कम में है 10। फिर है हमारा 40 से कम, 40 से कम में 17। 45 से कम में है हमारी 20 और 50 से कम 24 और 55 से कम में है 27। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से आया, इसके लिए हमें डाटा दिया हुआ है ऑलरेडी। जैसे ये ग्रुप है क्लास इंटरवल 0 से 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, उसके बाद है 30 से 34, देन आपका आता है 35 से 39 और उसके बाद थोड़ा ले लेते हैं हम 40 से 45। ठीक है, और इसमें आवृत्तियां दी हुई है, जैसे इधर फ्रीक्वेंसी, ये क्लास है, आवृत्ति है 3, 2, 1, 4, 7, 3 और अगले में 2, 46 से 50। ठीक है, तो हमने 55 तक लिया, हम इसको रब कर देते हैं, यहां तक रख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको जोड़ते हैं। जैसे देखो 15 से 19 तो कितना आ गया, 15 से 20 से कम में कितनी आ गई, 3। 25 से कम कितना हो गया, 3 और 2 5, जुड़ गई ना दोनों, 3 जमा 2 कितनी हो गई, 5। अगले में 1 जुड़ गया तो कितनी आ गई, 30 से कम में 6। 34 से कम में कितनी आ गई, 10। 35 40 से कम में कितनी आ गई, 10 और 7 17। और 45 में 17 और 3 20 और 45 से 50 में 20 और 2 24। ठीक है, ये तो हमारा आ गया लेस देन। अब आता है मोर देन, अधिकतर। अधिकतर में भी फिर वही संचयी आवृत्ति लेनी है। अधिकतर में देखो क्या आ जाएगा,
15 से अधिक। सबसे इसमें लोअर लिमिट ली जाती है अधिकतर वाले में, और कम वाले में अपर लिमिट ली जाती है। फ्रीक्वेंसी उल्टी हो जाती है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, जैसे हमारा कितना आ गया 24, ठीक है। फिर आ गया 15 से अधिक हो गया। दूसरा हमारा क्या है 20 से अधिक। फिर क्या है 25 से अधिक, 30 से अधिक, 35 से अधिक, 40 से और 45 से। ये इस टाइप से आ जाता है, ठीक है। 24 हो गई तो अगले में से 3 घटा दो, माइनस कर देंगे तो कितनी आ गई 21। फिर 21 में से 2 गई 19, 19 में से 1 गई 18, 18 में से 4 14, 14 में से 7 7, और फिर 3 में से 4, इधर 3 हो गया तो ये आपका 4 3, वही उसी हिसाब से वही पैटर्न आ गया। अब हम इस पे औजाई बनाना है। कैसे बनेगा, नीचे आप क्लास इंटरवल लोगे, जैसे यहाँ पर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ठीक है। ये एक्स एक्सिस आ गया। यहाँ पर आपका क्लास आ गई। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, कैसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हम कितना लेकर चलते हैं 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ये वाई एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इसमें देखिए 15 से कम में कितनी है 24, ये 24 का निशान आ गया। 20 से कम में कितनी है 21, ये आ गया। फिर 25 से कम में कितनी है 19, ये आ गया। फिर कितनी है 30 में 18 है। फिर आपकी 14 आ गई। फिर कितनी आ गई 7, उसके बाद 3, और फिर हम इसको ऐसे फ्री हैंड कर्व मिला देते हैं। ये क्या आ गया हमारा मोर देन औजाई। कौन सा है ये मोर देन औजाई, ठीक है, अधिकतर विधि। अब कमतर में क्या है देखो, 20 से कम में कितनी है आवृत्ति 3, तो 20 से कम में 3, 25 से में 5, फिर हमारी है 6, ठीक है। फिर हमारी आ गई 10, फिर आ गई 17, फिर है हमारी 20, और फिर है 24। ये आपका कहां से जाएगा, नीचे से ऐसे ऊपर होता जाएगा, ठीक है। अब ये लाइन जहां पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, जैसे डॉट यहां था, ये अब इसका क्या पॉइंट है, यहां से निकाल लो, और ये यानी 30 से 35 से 40 के वर्ग में, और लगभग 14 हमारा मीडियन क्या आ गया 14। तो ये हम इजीली मीडियन निकाल सकते हैं औजाई के द्वारा। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आपने तीनों तैयार करने हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दूसरा आपका औजाई, और तीसरा आपका दोनों विधियों से लेस देन और मोर देन जो ये दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा आपका था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आवृत्ति बहुभुज। क्लियर? तो इसे क्लियर करेगा, बनाइएगा प्रैक्टिकल फाइल पे, तीनों शीट आपकी कंप्लीट होगी। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए फिर प्रेजेंट होंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।